भीषण जंग के बीच अब फ्रंट लाइन पर पुतिन पहुंचे हैं। जी हां, ये तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं कि किस तरीके से फ्रंट लाइन पर दौरा करने के लिए पुतिन यहां पहुंचे हैं और हालात का ले रहे हैं जायजा। अब रशियन आर्मी की आगे की तैयारियों का जायजा पुतिन लेने पहुंचे, क्योंकि युद्ध विराम की खबरों के बीच पुतिन का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। तो देखिए, ये बहुत अहम तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखा रहे हैं। 9 महीने से ज्यादा का वक्त इस जंग में बीत चुका है और ऐसे वक्त में जब लगातार ये कहा जा रहा है कि जो रशियन सैनिक हैं उनके भी हौसले कई जगहों पर पस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। हौसले बुलंद कैसे हो? व्लादिमीर पुतिन अपने सैनिकों के बीच पहुंच गए हैं फ्रंट लाइन पर। जनरल पुतिन की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। भीषण जंग के बीच पुतिन अचानक फ्रंट लाइन पर क्यों पहुंचे? सबसे पहले यह समझते हैं कि पुतिन के इस दौरे के पीछे क्या वजह है। खेरसोन छोड़ने के बाद रूसी सैनिकों के हौसले दरअसल काफी पस्त हो गए थे, यह माना जा रहा था, और यही वजह है कि अब सैनिकों की हौसला अफजाई करने के लिए खुद व्लादिमीर पुतिन पहुंच गए ग्राउंड जीरो पर, बिल्कुल फ्रंट लाइन पर अपने सैनिकों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ग्राउंड जीरो से युद्ध के हालात का जायजा लेते हुए व्लादिमीर पुतिन की तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हैं। रशियन आर्मी से आगे की प्लानिंग पर भी व्लादिमीर पुतिन ने बात की है। आगे की रणनीति क्या हो, यह तय किया जा रहा है। रूसी सैनिकों की नाराजगी दूर करने के लिए फ्रंट लाइन का दौरा किया है व्लादिमीर पुतिन ने। परिवार से नहीं मिलने की वजह से नाराज माने जा रहे हैं रूसी सैनिक। महीनों से अपने परिवार को छोड़कर लगातार जंगी हालात का सामना करना पड़ रहा है रूस के इन तमाम सैनिकों को, जिसकी वजह से उनमें नाराजगी है। यूक्रेन से बातचीत की खबरों के बीच पुतिन का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। वॉर फ्रंट लाइन पर पुतिन के दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है। रूस के फ्यूचर वॉर प्लान को लेकर भी कयासों का दौर जारी है। ये जंग जो है आने वाले वक्त में किस मकाम पर पहुंचने जा रही है, या फिर बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है, इन तमाम सवालों पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। रिटायर्ड जनरल मेजर जनरल राजन कोचर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और कमांडर राजीव सरदाना भी हमारे साथ मौजूद हैं। कोचर साहब, क्या स्ट्रैटेजी आपको नजर आ रही है व्लादिमीर पुतिन की? बिल्कुल फ्रंट लाइन पर पहुंचना, अपने सैनिकों की हौसला अफजाई करना, क्या बता रहा है? देखिए, एक क्लियर इंडिकेशन है कि वो अपने सैनिकों का मोराल बढ़ाने के लिए वहां पे पहुंचे। आपको याद होगा पिछले साल मोदी जी भी LAC में गए थे और हमारे सैनिकों का मोराल बढ़ाया था। सिमिलरली ये रशियन आर्मी को काफ़ी रिवर्सेस मिले हैं, काफ़ी इक्विपमेंट का लॉस हुआ है, टैंक्स का लॉस हुआ है। एक रिपोर्ट ये भी है कि तकरीबन 1500 टैंक्स रशियन आर्मी के नष्ट हुए हैं और एटलीस्ट 40,000 सोल्जर्स की मौत हुई है। तो एक मोराल आर्मी का अभी माओ से भी मिले थे, जो सोल्जर्स की माएँ हैं उनसे भी मुलाकात पुतिन ने की। बिल्कुल, और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये लड़ाई अभी 10 महीने की चलेगी, चल चुकी है, और इसमें रिसाइकलिंग ऑफ ट्रुप्स बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए जितने भी ट्रुप्स वहाँ पे हैं वो अपनी फैमिलीज के बिना हैं, और एक गैप हो जाता है, लंबा गैप हो जाता है, और फैमिलीज को भी ऐसा लगता है कि हमारी दूरियां बढ़ गई हैं हमारे बच्चों से। तो पुतिन का वहाँ पे जाना एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है। मोटिवेशन बहुत हाई रखना बहुत जरूरी है, बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको और सोल्जर्स की तैनाती करनी है तो उसके लिए हौसला बड़ा होना चाहिए। एक बड़ी खबर जल्दी से बता देते हैं दर्शकों को। भीषण जंग के बीच डॉनबास जाएंगे पुतिन, किसी भी वक्त डॉनबास पहुंच सकते हैं पुतिन। क्रेमलिन प्रवक्ता ने दी पुतिन के डॉनबास जाने की जानकारी। तो डॉनबास एक तरह से नाक की लड़ाई बन गया है। खेरसोन गंवाने के बाद डॉनबास वो इलाका जहां पर पुतिन अपनी अगर पकड़ खो देंगे तो फिर वो एक साख की लड़ाई बन जाएगा और इसे बचाने के लिए और ज्यादा स्ट्रगल बढ़ जाएगा। तो ऐसे में डॉनबास की लड़ाई बड़ी हो गई है। ये है कि ज़ेलेंस्की इस और पहले ही इशारा कर चुके हैं कि किस तरीके से दक्षिण की तरफ से सेना बढ़ते हुए डॉनबास को टारगेट कर रही है। औद्योगिक इलाका है, और अब जो स्ट्रैटेजी पुतिन अपना रहे हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब खेरसों गंवाने के बाद पुतिन का पूरा फोकस डॉनबास पर क्यों है, करेंगे इस पर चर्चा। लेकिन दूसरी बात, डॉनबास खेरसों छोड़ने के बाद अब पुतिन के लिए क्या डॉनबास ही इज्जत का सवाल बन चुकी है? तीसरी बड़ी बात, डॉनबास पूरी तरीके से कब्जे के लिए रूस ने जिस तरीके से पहले ताकत झोंकी थी उसका क्या रिजल्ट वैसा नहीं निकल पाया? अब डॉनबास में रूस की
पकड़ का ताजा हाल पुतिन यहां पर जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई मोर्चों पर ज्यादा सैनिकों की तैनाती, सैन्य साजो सामान भेजने पर जिस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं, क्या वो भी एक अगली रणनीति है? खेरसो के बाद यूक्रेन ने डॉनबास पर अपना फोकस जिस तरीके से बढ़ा दिया है, उसके तहत खबर जरूरी है, क्योंकि ज़ेलेंस्की अब क्रिमिया और डॉनबास को लेकर भी लगातार योजनाएं बना रहे हैं और ज़ेलेंस्की इस और पहले ही इशारा कर चुके हैं कि स्ट्रैटेजी में अब डॉनबास अगला टारगेट हो सकता है। रूस अब यूक्रेन के हर अगले कदम को लेकर पहले से ही अलर्ट हो चुका है। मेरा सवाल यहां पर तिवारी सर आपसे है, कितना क्रूशल हो जाता है इस रणनीति के तहत रूस को यह साबित करना कि जो इलाकों पर हम कब्जा कर रहे हैं उस पर कायम है? किसी तरह का कोई टैक्टिकल विड्रॉल होने के बावजूद रूस ये दिखाना तो चाहेगा ना सर? देखिए सर, अभी रूस का जो कब्जा है डोनेस्क, सम पोर्शन ऑफ लुहांस्क एंड खेरसोन, ये कब्जा तो रखना चाहेगा, ये इस पे एक भी लूज करना नहीं चाहेगा। जो भी विड्रॉ करना था वो कर चुका है। टैक्टिकल विड्रॉल था, निपर रिवर के ईस्ट में जो पोर्शन था वो कंसोलिडेट करना। यहाँ नुकसान तो रूस के लिए फेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी जिस तरीके से ये पुतिन जाके सोल्जर से मिल रहे हैं, इसके दो पॉइंट भी हो सकते हैं। एक तो जनरल कोचर ने बड़ी आसानी से अच्छी तरीके से बताया। दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी फीडबैक एक नेता को जो जनरल से मिलता है वो एक फिल्टर्ड होता है, बिकॉज उसमें उसकी खामियों को भी इग्नोर किया जाता है। जो एक्चुअल ग्रास रूट लेवल से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, नाराजगी को तो पुतिन इग्नोर नहीं कर सकते ना। परिवार वाले आकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, उनके फैसलों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सुरभि वही कर रहा हूँ, जो ग्रास रूट लेवल पर जाके उनकी परेशानी देखते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं कि एक्चुअल पोजीशन क्या है, तो डिसीजन लेने में उनको फायदा होता है। जो इन्फॉर्मेशन उनको जर्नल्स के थ्रू फिल्टर्ड रूप में मिलती है, उसको ओवरकम करके ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेंगे और जो भी प्लानिंग होगी उसमें इसको लगाएंगे, इनकलकेट करेंगे ताकि आगे बढ़ सके। बिल्कुल, एक बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, भीषण जंग के बीच अमेरिकी प्रमुख डिप्लोमेट का बड़ा बयान आया है। पुतिन चाहे तो रुक सकता है युद्ध, ये कहना है। रूस चाहे तो पूरे इलाके में हो सकती है शांति, ये न्यूलैंड का कहना है। और साफ तौर पर ये बात मद्देनजर कि पुतिन ये आरोप लगा चुके हैं कि सबसे बड़ा अड़ंगा अमेरिका है। अब अमेरिका की तरफ से ये इशारा दिया जा रहा है कि पुतिन ही चाहेंगे तभी युद्ध का अंत होगा। कुछ देखिए, ताली दो हाथों से बजती है और अगर ये युद्ध को रोकना है तो यूक्रेन और रशिया को टेबल पे आना पड़ेगा। तीन मेन पॉइंट्स हैं रशिया की तरफ से जो यूक्रेन को दिए गए हैं। पहला है कि डॉनबास को आप रिकॉग्नाइज करो कि वो रशिया का हिस्सा है, क्रिमिया को आप रिकॉग्नाइज करो कि वो रशिया का हिस्सा है, और आप एक रिटन अंडरटेकिंग दो कि आप नेटो को ज्वाइन नहीं करोगे। सर, सॉरी टू बट इन, बट आई बेग टू डिफर ऑन दिस नोट। क्या यह बातचीत के लिए ज़ेलेंस्की और पुतिन को आना है या जो बाइडेन और पुतिन को आना है? देखिए, ये दो कंट्रीज का मसला है, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स एक मीडिएटर हो सकता है उस बातचीत में, पर ये बातचीत ये दो नेताओं के बीच में होगी, बिकॉज ये लड़ाई यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया की नहीं है। एक बड़ी खबर है, समीर लेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है गेंद एक दूसरे के पाले में डाली जा रही है। आप युद्ध अंत कराएंगे तो आप युद्ध अंत कराएंगे। ठीक है, देखिए, और इस बीच एक अहम खबर, बैटल ग्राउंड में यूक्रेनी हेलीकॉप्टर का एक्शन नजर आया है। उससे जुड़ी कुछ बेहद अहम तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बैटल ग्राउंड में यूक्रेनी हेलीकॉप्टर का एक्शन, काफी नीचे उड़ान भरते दिखे हैं यूक्रेनी हेलीकॉप्टर। ये देखिए, ग्राउंड फोर्सेस को सुरक्षा कैसे दी जा रही है यूक्रेनी हेलीकॉप्टर्स के जरिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने। और कमांडर सरदाना इन तस्वीरों पर क्या कहेंगे? और दूसरी तरफ अब डोनबास को लेकर जिस तरह का खतरा और खतरे की बात सामने आ रही है, ये हो क्या रहा है? मतलब अब खेरसोन के बाद डोनबास पर भी अगर खतरा है तो डोनबास तो वो इलाका है जहां जंग के शुरू होने से पहले ही रूस का अच्छा खासा प्रभुत्व माना जाता था, और अब वो इलाका भी अगर चला गया तो कैसे अपनी साख बचाएंगे पुतिन? देखिए, डॉनबास का एरिया तो नहीं जाने वाला है, क्योंकि वहां से रशियन सेना ने विड्रॉ नहीं करना है, वो नहीं करेंगे। बात दूसरी रही पुतिन के विजिट की, जो फ्रंट लाइंस पे है। देखिए, कोई भी जो देश का प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट होता है, जब ऐसे ऑपरेशन चल रहे होते हैं तो उनकी हौसला अफजाई के लिए जरूर जाते हैं और ग्राउंड रियलिटी वो पता कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, लेकिन डिसीजन वो अपने हिसाब से ही लेंगे। लेकिन कुछ दिन पहले तक यही बातें तो खेरसोन के लिए भी कही जाती थी ना कि खेरसोन में ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन अब वही बातें डोनबास के लिए कही जा रही हैं। खेरसोन में इसलिए लिया था क्योंकि एक विंटर्स आ रही थी, एक टैक्टिकल रिट्रीट किया है उन्होंने, उनको किसी ने वहां से निकाला नहीं है, तो वो बात अलग है। और ये जरूरी नहीं है कि कुछ जिस दिन विंटर्स खत्म होगी कि वापस नहीं पहुंच जाएंगे, तो उनकी जो
स्ट्रैटेजी है। इस विजिट की, सॉरी तिवारी सर आपके पास आती हूँ, उससे पहले एक विध्वंसक तस्वीर देखिए, क्योंकि वॉर जोन से लेटेस्ट तस्वीर TV9 भारतवर्ष के पास है, जहां यूक्रेन का रूसी ठिकानों पर जबरदस्त अटैक हुआ है और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ हमलों को लेकर रोजाना खबरें आ रही हैं। इस बीच दावा ये कि यूक्रेनी हमले में रूस को पहुंचा है भारी नुकसान। तिवारी साहब, देखिए ये यूक्रेन का जो कब्जा है, देखिए पिछले 1-2 महीने से देखिए तो एक साइकिल चल रहा है। यूक्रेन अटैक करता है फिर डिस्ट्रॉय करता है, उसके एक हफ्ते बाद रशिया की मिसाइल्स, और मिसाइल से भले लोड ना हो लेकिन स्ट्राइक करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवॉइड करता है। अनदर एक हफ्ते में यूक्रेन उसको रिवाइव करता है, कहता है कि हमारे 66% लोग इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगी। उसके बाद फिर से रशिया अटैक करता है। तो रशिया ये कोशिश कर रहा है कि इनके जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डिस्ट्रॉय करके सिविलियंस की लाइफ पैरालाइज करे। डॉनबास भी इसीलिए जिक्र किया क्योंकि वो औद्योगिक इलाका है। डॉनबास को क्लिक किया जाए। डॉनबास एक, जैसे सदाना साहब जैसे बता रहे थे, डॉनबास का रशियन फेवर वाले लोग बहुत ज्यादा है। तो डॉनबास पे यूक्रेन को दूसरी कंट्री, नाटो कंट्रीज की हेल्प लेके आगे बढ़ना इतना पॉसिबल नहीं होगा, इतना संभव नहीं होगा। परसेप्शन भी चेंज करने की क्या ये कोशिश है? और इतना आसान भी नहीं। मैं आऊंगी एक ब्रेकिंग खबर के बाद, आप ही के पास आ रही हूँ। एक ब्रेकिंग न्यूज और बता दें, बैटलफील्ड में यूक्रेनी सैनिकों का जबरदस्त हौसला देखने को मिला है। रूस के सैन्य ठिकानों पर अटैक किया गया है। यूक्रेनी हमले में रूस के कई टैंकों में भीषण आग लग गई है। तो ये एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। एक तरफ यूक्रेनी सैनिकों का हौसला बुलंद है कि वो बार बार ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं रूसी सेना पर, तो दूसरी तरफ रूसी सेना का भी मोटिवेशन हमने दिखाया कि किस तरह पुतिन पहुंच गए बैटल ग्राउंड पर। आप क्या कहेंगे यहाँ पर सर कि ये जो आर पार की लड़ाई चल रही है, पहले यूक्रेन पलटवार करता है तो रूस पलटवार करता है, रूस वार करता है तो यूक्रेन पलटवार करता है, जैसा कि तिवारी सर कह रहे थे, तो आपको यहाँ पर इस वक्त जंग के हालात क्या दिख रहे हैं, असलियत क्या है? देखिए, ये लड़ाई कुछ ज़्यादा लंबी चल गई है और उसकी वजह से आप ये देख रहे हैं रिवर्सेस हो रहे हैं दोनों आर्मीज के बीच में। और खेरसोन की जो बात है ना, उसको मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ यहाँ पे। रशिया के तकरीबन 1.5 लाख सोल्जर्स यूक्रेन में हैं और 1000 किलोमीटर से ज़्यादा फ्रंटेज है जिसको वो डिफेंड कर रहे हैं। और ये बहुत ही कम ट्रुप्स हैं इस फ्रंटेज को डिफेंड करने के लिए, इसीलिए डिफेंस में गैप्स आ गए थे और उसकी वजह से यूक्रेन ने एडवांटेज लिया था इन गैप्स का, और उसकी वजह से टैक्टिकल विड्रॉल खेरसन से रशियन आर्मी को करना पड़ा। तो आपको डॉनबास में भी यही सिचुएशन लगती है? डॉनबास में सिचुएशन नहीं है, बिकॉज डॉनबास का जो फ्रंटेज है जो उनको डिफेंड करना वो बहुत कम है और उनके पास सफिशिएंट स्ट्रेंथ है आज की डेट में इसको डिफेंड करने के लिए। ठीक है, एक बड़ी खबर है, एक बड़ी खबर और बता दें। बिल्कुल बिल्कुल। और निधि, इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। बाखमुत में खतरनाक मोड़ पर रूस यूक्रेन की जंग पहुंच गई है। रशियन आर्मी ने यूक्रेनी सैनिकों को यहां पर घेर लिया है। बाखमुत में चल रही है आमने सामने की जंग। किस तरह से, उससे जुड़ी बहुत अहम तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने। किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकती है रूसी फौज, और ठीक उसी इलाके की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। अब जो सारा फोकस है वो बाखमुत पर फोकस है, और बाखमुत आखिर रूस और यूक्रेन के लिए इतना जरूरी क्यों है, आइए बिग बॉल के जरिए जल्दी से आपको बताते हैं। बाखमुत पर कब्जे का मतलब पूरे डॉनबास पर कब्जा, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। इसके अलावा आपको बता दें कि डॉनबास का सबसे महत्वपूर्ण शहर है बाखमुत। बाखमुत से पूरे लुहांस्क और डोनेट्स्क पर कंट्रोल किया जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर जंग बहुत अहम हो जाती है। रणनीतिक लिहाज से, रणनीति के हिसाब से बाखमुत पर कब्जा बहुत ज़रूरी है और इसीलिए ज़्यादा कोशिश भी हो रही है, जोर आजमाइश भी हो रही है। खेरसोन खोने के बाद रूस के लिए नाक का सवाल बना है डॉनबास, और डॉनबास अगर चला गया तो फिर तो ये लड़ाई और ज्यादा भीषण हो सकती है। 6 महीने से रूस और यूक्रेनी सैनिकों के बीच भीषण जंग जारी है। रशियन आर्मी ने बाखमुत पर कब्जे के लिए पूरी ताकत झोंक दी है कि ये हाथ से निकलना नहीं चाहिए। सदाना सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो बाखमुत की लड़ाई है, आप कह रहे थे कि बेशक ये नाक का सवाल है रूस के लिए, लेकिन रूस ने खेरसोन से खुद विड्रॉ किया था, उन्हें निकाला नहीं गया था या वहां वो हारे नहीं थे। बाखमुत की लड़ाई को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तो ये एक भीषण युद्ध यहाँ पर शुरू हुआ है
और वो इसको पूरा अपनी तरफ रशियन आर्मी प्रोटेक्ट करेगी और कोशिश करेगी कि यूक्रेन उसको यहाँ पर ना हरा सके और कंट्रोल जो इस एरिया का है रशियन आर्मी के पास ही रहे। ठीक है, लेकिन एक बड़ी बात देखिए यहाँ पर नजर आ रही है कि यूक्रेन के जो सैनिक हैं वो अपने देश को बचाने के लिए मैदान जंग में हैं, अस्तित्व को बचाने की कवायद, और यही वजह है कि उनके हौसले बहुत बुलंद नजर आ रहे हैं। और एक बहुत अहम तस्वीरें हमारे पास आई हैं, यूक्रेन में वॉर जोन से लौटते सैनिकों का वेलकम किया जा रहा है। रात में सड़क किनारे खड़े दिखाई दिए वहां के नागरिक। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, सैनिकों का लाइट जलाकर भव्य स्वागत किया गया। जिस तरह के शौर्य का प्रदर्शन किया गया है यूक्रेनी सैनिकों की तरफ से, उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। और यूक्रेन के अंदर किस तरह से जो आम नागरिक हैं, जो आम लोग हैं, वो अपने सैनिकों का कर रहे हैं स्वागत, उनके जज्बे की कर रहे हैं तारीफ। ये तस्वीरें इसकी मिसाल हैं। तिवारी जी, किस तरह से देखेंगे आप इन तस्वीरों को? देखिए रात का घुप अंधेरा और लोग लाइट जलाकर स्वागत कर रहे हैं, शौर्य को सलाम कर रहे हैं अपने सैनिकों को। समर, बिल्कुल सहमत हूँ। ये यूक्रेनियन आर्मी का, यूक्रेन एयरफोर्स का तो ये काबिल, मतलब हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा किस मेहनत से, किस डेडिकेशन से लड़ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। डिस्पाइट जब भी इनके पास रिसोर्सेज नहीं थे उसके बावजूद भी ये रुके रहे, प्लस पब्लिक भी सपोर्ट करी है। लेकिन दूसरा एक क्वेश्चन मार्क ये उठता है कि 4 करोड़ में से 30% लोग तो बाहर चले गए हैं। यूक्रेन ने कभी रिलीज नहीं किया कि उसके कितने आर्मी मरे हैं। ये तो भी काफी क्लियर कर चुका है कि यूक्रेन की आर्मी अकेले नहीं लड़ रही है, इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से नाटो की फोर्सेज के जवान, ऑस्ट्रेलिया के हो या न्यूजीलैंड के हो, हर विदेशी सैनिकों की मौत भी हुई है। तो ये अकेले तो नहीं लड़ रहे हैं, इनके अकेले बस का भी नहीं था रक्षा करना, ये सपोर्ट है। लेकिन ये जो दिखा रहे हैं, दिखाने की कोशिश की जा रही है नाटो देशों के लिए कि भाई हम तैयार हैं, हम लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि हमें आप फीडबैक देते रहो। लेकिन जब यहाँ की सिविलियन जनता गिव अप कर जाएगी, यूक्रेन गिव अप कर जाएगा, तो सपोर्ट भी मिलना बंद हो जाएगा। दिस इज व्हाट रशिया वांटेड, बिकॉज़ इस हालात को देखते हुए तो ज़ेलेंस्की पहले ही अंदेशा दे चुके थे अपने लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा लोग यूरोप की शरण ले। अगली बड़ी खबर भी उसी पर है, चर्चा करूंगी, क्योंकि खेरसॉन में लोगों को हो रही परेशानी को लेकर ये अगली बड़ी खबर है कि किस तरीके से बिजली पानी की कमी की वजह से लोगों की मुश्किल बढ़ती जा रही है। और यूक्रेन ने रूस पर जिस तरीके से लगातार आरोप लगाए हैं, खाली करने से पहले रूस ने बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरीके से भारी नुकसान पहुंचाया है, इसका अंदेशा तो पहले ही ज़ेलेंस्की लगा चुके थे। हालांकि रशिया भी ये कह रहा था कि हमारे टारगेट पर सिविलियंस नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को, एनर्जी को लगातार नुकसान पहुंचाते हुए टाइमिंग, सर्दियों में अगर आप डिमांड के हिसाब से उस बेस को ही नष्ट करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है राजन कोचर सर, आम लोग सफर करेंगे। और ये एक बदली हुई स्ट्रैटेजी है जिसमें ग्राउंड रियलिटी में सफर यूक्रेन कर रहा है। देखिए ऑलमोस्ट 50% जो सिटीज़ हैं यूक्रेन की वो पावर के बिना है। और दूसरा खरसेन की मैं बात करूं, खरसेन एक्चुअली डीपॉपुलेटेड हो चुका है, वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ पे ऑलरेडी उसको पलायन हो चुका है वहाँ से लोगों का, और इसीलिए वहाँ पे हैवी शेलिंग हो रही है, उस सिटी को नष्ट किया जा रहा है रशियन आर्मी से। और हम ये रोज रिपोर्ट देखते हैं, आज मॉर्निंग की भी रिपोर्ट्स है कि खेरसन में ये मिसाइल और रॉकेट अटैक्स हुए। तो दूसरा बागमुत की बात आप कर रहे थे, मैं बागमुत पे ही सवाल करूंगी आपसे। सॉरी आपको मैं इंटरप्ट करूं। एक ब्रेकिंग न्यूज के बाद मैं बागमुत पे ही सवाल करूंगी। रूसी तेल पर प्राइस कैपिंग को ज़ेलेंस्की ने नाकाफी बताया है। रूसी तेल की कीमत $30 प्रति बैरल करने की मांग रखी गई। तेल से कमाए पैसों का युद्ध में होगा इस्तेमाल, ये ज़ेलेंस्की का कहना है। ज़ेलेंस्की ने की है रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग। ये खबर आज बड़ी इसलिए भी है क्योंकि ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से ऑयल प्राइस कैप को लेकर फैसले लिए जा रहे हैं उससे रशिया को कोई फर्क नहीं होगा। और अगर फैसला इस समय में ऐसा लिया जा रहा है कि रशिया को इसका फायदा पहुंचे तो ऐसे फैसलों का फायदा ही क्या होगा। लेकिन यूरोपीय संघ का जो फैसला है उसके बारे में पहले जानकारी, क्योंकि ये जो यूरोपीय संघ की तरफ से फैसला लिया गया है रूस का, इसको लेकर बड़ा ऐलान है कि रूस इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। रूस ने कच्चे तेल की सप्लाई बंद करने तक की अब धमकी दे दी है, क्योंकि क्रूड ऑयल पर प्राइस कैप लगाने का जो फैसला रूस के खिलाफ लिया गया है वो रूस मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि इस पैसे की कमाई का रूस करेगा आगे इस्तेमाल जंग के हालात में, और मुक्त और स्थिर बाजार के लिए हानिकारक फैसला बताते हुए ये हालांकि बड़ी चोट समीर रशिया को पहुंचाने की कोशिश की गई है ताकि इकोनॉमी लेवल पर रशिया को लॉस हो। और इसीलिए सुरभि हम कह रहे हैं कि बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं बातचीत की राह में। ये जंग
इसकी चिंगारियां कैसे शांत होंगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अब आपको बताते हैं कि रूसी तेल पर प्राइस कैप लगाने का मकसद क्या है, ये जरा समझाने की कोशिश करते हैं आपको। तेल का खेल कैसा चल रहा है। प्राइस कैपिंग का मकसद रूस की आर्थिक स्थिति को कम करना है, उसे नुकसान पहुंचाना है। यूक्रेन युद्ध में रूस की आर्थिक हालत कमजोर हो सके, ये मंशा कहीं ना कहीं नजर आती है। इस फैसले के पीछे अगर ये लिया जाता है तो तेल बाजार में रूस की उपस्थिति रहे लेकिन उसकी कमाई कम हो जाए, इनकम कम हो जाए, ये कहीं ना कहीं मंशा साफ तौर पर नजर आती है। अब प्राइस कैप लगने से भारत पर कितना असर पड़ेगा, हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है और पिछले दिनों हमने देखा है किस तरह से किफायती दरों पर हमने तेल खरीदा है। भारत युद्ध से पहले रूस से सिर्फ 2% तेल खरीदता था, सिर्फ 2%, और रूस से कच्चे तेल का आयात आज की तारीख में 20% तक पहुंच गया है। 2 से 20%, 10 गुना भारत को रूस की ओर से तेल पर छूट मिल रही है। प्राइस कैप से भारत को नुकसान उठाना पड़ सकता है, यानी इसमें हमारा कहीं ना कहीं नुकसान है। रूसी तेल पर मिलने वाली छूट में कमी आ सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी किफायती दरों पर हमें तेल मिल रहा है, लेकिन अगर प्राइस कैपिंग का फैसला लिया गया तो इसका असर न सिर्फ रूस बल्कि हिंदुस्तान पर भी पड़ेगा, हमारे मुल्क पर भी पड़ेगा। कोचर साहब, इस तेल के खेल को कैसे एनालाइज करेंगे आप, क्या लगता है आपको? देखिए, ये प्राइस कैप लगाने के बाद जो भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो इस प्राइस कैप को फॉलो करेंगी। और ये कहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज? ग्रेट ब्रिटेन में और यूरोपियन यूनियन में। तो अगर इस ऑयल का इंश्योरेंस नहीं होगा तो ये ऑयल आगे नहीं जा सकता, ट्रेड रूट पे नहीं जा सकता। तो एक पहला मुद्दा ये है इंश्योरेंस का। सर, लेकिन रशिया के बोलने से कुछ हो पाएगा? 5 तारीख है जब से इसे लागू करना है, यानी कल से। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि रशिया अगर अपना ऑयल ठीक है, एक वो एक्सपोर्ट करने से बंद करेगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो में इसको फर्क पड़ेगा और वर्ल्ड की ऑयल प्राइसेस अपने आप ही बढ़ेंगी। तो अभी रशिया के पास एक और उसके हाथ में, लेकिन वोलेटिलिटी बहुत है इस चीज में भी। मैं आऊंगी आपके पास। एक बड़ी खबर, पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ की गीदड़ भभकी सामने आई है। जनरल आसिम मुनीर ने अलापा कश्मीर का राग एलओसी पर भारत के खिलाफ जहर उगला। तो ये अब पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, और आसिम मुनीर की ये एक और जो धमकी है वो सामने आई है। एलओसी को लेकर भारत के खिलाफ ये जहर उगला है और इस तरह से एक बार फिर से कश्मीर का राग अलापा गया है जो उनकी सरकारें करती आ रही हैं। तो नए चीफ की जहां तक बात है तो इनके बारे में बता दें कि भारत विरोधी मुहिम में ये बहुत माहिर हैं। इनके बारे में भी जान लीजिए। पाकिस्तानी सेना के 17वें प्रमुख हैं जनरल आसिम मुनीर, और जनरल मुनीर को धार्मिक रूप से काफी कट्टर भी माना जाता है। तीसरी बड़ी बात, जनरल आसिम मुनीर आईएसआई के प्रमुख भी रह चुके हैं। मुनीर के आईएसआई चीफ रहने के दौरान पुलवामा हमला भी हुआ था, और आसिम मुनीर को मिली है अब मुल्ला जनरल की पदवी। अब जनरल मुनीर के कार्यकाल में कट्टरपंथ को बढ़ावा भी मिल सकता है। जाहिर सी बात है, इनकी कट्टर सोच को लेकर ये बड़ी बात कह सकते हैं समीर, लेकिन देखना यही होगा कि भारत के खिलाफ किस तरीके की सोच और किस तरीके की रणनीति के तहत इनकी तरफ से कदम उठाए जाते हैं। जुर्बी और मुल्ला जनरल के जो कारनामे रहे हैं उनकी आपने पूरी फहरिस्त गिनाई। अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें, इमरान खान ने फिर साधा है जनरल बाजवा पर। इस बीच निशाना ये पाकिस्तान में आखिर चल क्या रहा है? पूर्व आर्मी चीफ बाजवा पर उन्होंने लगाया है धोखा देने का आरोप। जनरल बाजवा पर साजिश रचने का आरोप लगा रहा है कौन? इमरान खान। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर मैंने बड़ी गलती की थी, ये एहसास हो गया है इमरान खान को। तिवारी जी, ये क्या कह रहे हैं इमरान खान? और पाकिस्तान में तो चर्चा ये भी है कि बाजवा तो बहाना है, असल तो सेना पर निशाना है इमरान खान का। ये देखो समीर, ये सेना का पाकिस्तान में कंट्रोल तो शुरुआत से ही रहा 1947 से। लेकिन बाजवा का देखो, बाजवा को एक्सटेंशन मिला। बीच में एक और न्यूज आई थी, इन्होंने कितनी प्रॉपर्टी खड़ी कर ली, धार्मिक जनरल कितनी प्रॉपर्टी खड़ी कर ली। अब जहाँ तक मुनीर का भी जो सवाल है, ये सवाल है, और उसके खिलाफ जो आवाज उठा रहा है उसे जेल में डाल दिया जा रहा है। जेल में डाल दिया जा रहा है। तो ये तो
पॉलिटिकल है, ये ऑलरेडी बिन हमेशा एक साथ नेक्सस इनका रहा हुआ है शुरुआत से ही। और आर्मी का हमेशा अपर हैंड रहा है इसके ऊपर, हमेशा पॉलिटिकल के ऊपर। अभी जब दूसरी जब कश्मीर के अलाप कब जाग आते हैं, जब इन लोग की इंटरनल प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो इसको लेकिन डिफलेक्ट तिवारी करने साहब, एक कहावत पाकिस्तान के बारे में कही जाती है, मैं चाहूंगी कमेंट करें, फिर हम इसको रैप अप करेंगे पूरे शो को। ये कहा जाता है पाकिस्तान के बारे में कि सरकारें बदल जाती हैं लेकिन फितरत नहीं बदलेगा वो, और यही बात नए चीफ में भी दिखाई दी। देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मुनीर अभी टेक ओवर किया है, तो उनकी जो पहली स्टेटमेंट है वो बेशक एंटी इंडिया ही होनी थी, और उसको हुई है बिकॉज वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा जो एजेंडा है वो बदली नहीं हुआ है, हमारा एजेंडा वही है इंडिया के अगेंस्ट। तो इसीलिए ऐसी स्टेटमेंट आई है, एंड स्पेशली नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ने भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी थी कि हम तैयार है पीओके के। और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कई मौकों पर यह माना है कि हमारे यहाँ तो एंटी इंडिया चूरन जो है वो जमकर बिकता है। तो ये एंटी इंडिया चूरन बेचने की कोशिश की है एक बार फिर।